हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का फूल और माला के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त एवं ज़बरदस्त शानदार होंगे। तो अगर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे जनगणना 2011, एक जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा प्यार अपना हमें भी दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। तो जनगणना का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? डेमोग्राफी, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं तो डेमोग्राफी जनगणना के अध्ययन को कहते हैं। जनगणना की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? तो 1749 में स्वीडन में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। तो हम डिटेल में करने वाले हैं, यहाँ से कुछ भी हमारा छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो जनगणना की शुरुआत स्वीडन में 1749 में हुई थी, ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम 10वीं जनगणना कहाँ शुरू हुई कि? तो ये 1790 में अमेरिका से सर्वप्रथम 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और हम बात करेंगे भारत की प्रथम जनगणना। तो मतलब भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था भारत में पहली बार जनगणना, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के समय में, उस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, ठीक है। तो आपसे भी पूछता है कि किसके शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? लॉर्ड मेयो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो भारत में नियमित 10वीं जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। तो इस समय किसका शासनकाल था? तो ये रिपन का, लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नियमित 10वीं जनगणना सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में, ठीक है। तो जो 1881 में जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे WC प्लोडेन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बारी बारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो अनुच्छेद किसमें दिया है ये भी जान लें। अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार जनगणना कराती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 246, ठीक है। आर्टिकल 246 में जनगणना संघ सूची का विषय है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गृह मंत्रालय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार, ठीक है। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन होता है, ये आप लोग भली बात जानते ही होंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि वर्ष 1951 से सभी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है, ठीक है। तो जो हमारा जनगणना 1948 है, तो 1951 के बाद जितनी भी हमारी जनगणना हुई है सब जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की गई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रथम जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो ये 1931 में की गई थी, ठीक है। चलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1952 में प्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ था पहली बार, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? तो 1975 में प्रथम जनसंख्या नीति आई थी हमारी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? तो ये 2000 में आई थी, ठीक है, सन 2000 में। और ये 2045 तक जनसंख्या स्थिर रहने के लिए लाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी, ठीक है। तो 1951 में हुई थी। तो ये हमारी कौन सी जनगणना थी? तो ये 9वीं जनगणना थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की हमारी पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो हमारी 9वीं जनगणना थी 1872 के बाद से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। जनगणना आयुक्त कौन था?
जो हमारी 1951 में जनगणना हुई थी, उस समय हमारा जनगणना आयुक्त कौन था? तो आर्य गोपाल स्वामी जी थे। ठीक है, ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख के चलेंगे। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करके कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, और एक बात और है कि अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे इसी के साथ। तो 2011 की जनगणना 1872 से 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। 2011 की जो हमारी जनगणना थी ये 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, ये 7वीं जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, जिसे हम कहते हैं जनगणना कराने वाला सर्वोच्च अधिकारी, तो 2011 के समय कौन था? ये C चंद्रमौली जी थे। ठीक है, 2011 की जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हम बात करेंगे कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये मृत्युंजय कुमार नारायण जी। ठीक है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो टैगलाइन ये 2011 की है। तो 2011 की जो टैगलाइन थी ये क्या थी? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कई एग्जाम्स में, हमने देखा है, अनुभव किया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो टैगलाइन क्या है हमारी 2011 की? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके कुल प्रश्न कितने थे? तो कुल प्रश्न ये 29 कुल प्रश्न थे। ठीक है, 29, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, 29 प्रश्न। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। ये बात चल रही है सब 2011 की। ठीक है, तो 2011 का अगर आपका शुभंकर पूछे तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, और 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो 2011 की जनगणना थी वो हमारी 2 चरणों में हुई थी। ठीक है, एक है हाउस लिस्टिंग, दूसरा है हाउस सेंसस। ठीक है, ये 2 चरण में हमारी जनगणना हुई थी 2011 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उससे कुल जनसंख्या भारत की उस समय 121 करोड़ थी। ठीक है, 121 करोड़। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। और आपको बता दें कि भारत जनसंख्या में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। ठीक है, तो जो 121 करोड़ था वो विश्व का 17.5% था। ठीक है, जो हमारी विश्व में जनसंख्या है 100%, उसका ये 17.5% था। ठीक है, 2011 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें महिलाएं हमारी 48.53% थी। ठीक है, और पुरुष हमारे 51.47% थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं 1911 से 1921 जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक। तो ये जो हमारी जनगणना हुई थी 1911 और 1921 के बीच, ये ऐसी जनगणना थी जहाँ पे जनसंख्या घटी थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारी 1921 की जनगणना थी उसमें 0.31% जनसंख्या हमारी घट गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इसके 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 1961 से 1971 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में हुई थी, मतलब किस दशक में हुई थी, तो ये 1961 और 1971 के दौरान हुई थी, जिसमें हमारी जनसंख्या 24.80% बढ़ी थी। ठीक है, जो अभी तक का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग 2001 और 2011 की दशकीय वृद्धि दर, तो है 17.7%। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 2011 वार्षिक वृद्धि दर, तो ये 1.64
परसेंट थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य 2011 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये है मेघालय, जो 27.7% के साथ सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि करने वाला राज्य था। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य, ये है नागालैंड 0.6% के साथ। ठीक है, और हम बात करेंगे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला यूटी की, तो यह है दादर नगर हवेली, जो 55.5% के साथ सबसे आगे है। ठीक है, यूटी का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला यूटी कौन है। ये है लक्षद्वीप, 6.5% के साथ सबसे नीचे था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी और अब भी है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। तो आपसे ये भी पूछ लेता है नंबर 1 के अलावा नंबर 2 और 3 को भी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो नंबर 2 पे कौन था, महाराष्ट्र था, और नंबर 3 पे था आपका बिहार। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे क्योंकि तीनों पूछता है। ठीक है, तो पहला तो सभी जानते हैं, तो आप लोग तीनों याद करके चलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम सबसे था सिक्किम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे था मिजोरम, तीसरे पे था अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, तीनों आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम वहीं पे बात करेंगे कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी बगी थी, तो इसकी दिल्ली की बगी थी। ठीक है, दूसरे में हमारा पुदुचेरी था और तीसरे पे चंडीगढ़ था। तो पुदुचेरी गलत लिखा गया है, तो आप लोग तो जानते होंगे कैसे लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग न्यूनतम जनसंख्या का यूटी, मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो ये लक्षद्वीप न्यूनतम था, उसके बाद दमन-दीव था, उसके बाद दादर और नगर हवेली था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व 2011 की। तो जो हमारी 2011 की जनसंख्या घनत्व थी, ये 382 किलोमीटर प्रति वर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या थी। ठीक है, मतलब 1 किलो में 382 लोग किलोमीटर प्रति स्क्वायर में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था, ये बिहार का था। ठीक है, तो ये 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा बंगाल था, तीसरे नंबर पे केरल था। ठीक है, और वहीं पे हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका था, ये अरुणाचल प्रदेश का था, और दूसरे पे मिजोरम था, तीसरे पे सिक्किम था। ठीक है, चलिए और यूटी की बात करेंगे सर्वाधिक घनत्व वाला, तो दिल्ली था। ठीक है, तो और न्यूनतम यूटी की बात करेंगे तो ये घनत्व अंडमान निकोबार का था। ठीक है, जिसका 46 किलोमीटर प्रति वर्ग स्क्वायर था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात सेक्स रेशियो की। तो यह है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं। तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ये क्या थी, 1943 थी। ठीक है, 1943 महिलाएं थी कितनी, 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार एग्जाम्स में। और हम बात करेंगे बाल लिंगानुपात की। जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है, तो 9 से 19 प्रत्येक 1000 पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था, ये था तमिलनाडु का 1996 1000 पे। ठीक है, दूसरे पे था आंध्र प्रदेश, तीसरे पे था केरल। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, केरल फर्स्ट पे था। ठीक है, 1084, केरल हमारा पहले स्थान पे था। ठीक है, तो दूसरे पे तमिलनाडु था, तीसरे पे आंध्र प्रदेश हमारा। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो हरियाणा था। ठीक है, हरियाणा था 879 में, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर था, तीसरे पे सिक्किम था। ठीक है, और यूटी की बात करेंगे तो यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का था। ठीक है, और न्यूनतम था दमन और दीव का। ठीक है, चलिए और हम आगे बात कर लेते हैं साक्षरता की। तो 7 वर्ष या अधिक का कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो, उसे हम साक्षरता कहते हैं। ठीक है, तो साक्षरता 2011 की कितनी थी भारत की, ये 74.4% थी। ठीक है, इसमें पुरुष हमारे 82.8
1.4% शिक्षित थे और महिला हमारी 65.46% शिक्षित थी। ठीक है, तो ये आप लोग सभी फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, टोटल हमारी साक्षरता कितनी थी? 74.4%। पुरुष 82.14%, महिला 65.46% थे। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था 93.91% के साथ। दूसरे पे मिजोरम था, तीसरे पे गोवा था। ठीक है, और हम बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन था? ये बिहार था 61.8% के साथ। ठीक है, दूसरे पे था हमारा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे था राजस्थान। ठीक है, और यूटी की बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन यूटी था? तो लक्षद्वीप था 91.8% के साथ। और न्यूनतम यूटी कौन था? दादर और नगर हवेली। ठीक है, 76.2% के साथ। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो केरल था 96.02% के साथ। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो बिहार था 73.3% के साथ। ठीक है, सर्वाधिक महिला में कौन था? ये केरल था 91.98% के साथ और न्यूनतम में बिहार था। ठीक है, 51% के साथ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 2011। तो 121 करोड़ थी जो पूरे 100% थे। ठीक है, जिसमें ग्रामीण 68.84% थे। ठीक है, आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना में जो हमारी ग्रामीण की जनसंख्या कितनी है? तो 68.84% थी। ठीक है, और शहरी जनसंख्या कितनी थी? 31.16% थी। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? तो 949 था। ठीक है, 1000 में 949 था। ठीक है, शहरी लिंगानुपात हमारा कितना था? 929 था। ठीक है, 1000 में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसकी थी? ये उत्तर प्रदेश की थी 77.7%। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसकी थी? हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक है, और हम बात करेंगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसकी थी? ये सिक्किम राज्य की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ये महाराष्ट्र था। ठीक है, 13.5%। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कौन था? तो ये गोवा राज्य था 62.2% के साथ। ठीक है, तो आपसे प्रतिशत में पूछ सकता है तो प्रतिशत में आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे पूछेगा आपका तो इससे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे अनुसूचित जाति एससी। तो जो 2011 की जनगणना थी उसमें एससी का प्रतिशत 6.6% था। ठीक है, और सर्वाधिक जो एससी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी 20.6% के साथ। ठीक है, और प्रतिशत में सर्वाधिक एससी कहाँ में थे? ये पंजाब में थे। ठीक है, और न्यूनतम एससी कहाँ पे थे? नागालैंड में थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की एसटी। तो एसटी कितनी थी 2011 में? 8.6% हमारे एसटी थे। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? तो भील जनजाति थी। 2011 की जनगणना में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति थी जो 38% के साथ। ठीक है, चलिए सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश, जिसमें 21.1% जनसंख्या एसटी है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक जो एसटी है ये मध्य प्रदेश में रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी कौन सा था? ये मिजोरम था 95%। ठीक है, और न्यूनतम एसटी वाला राज्य कौन सा? तो ये उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो इसमें 0.7% एसटी कैंडिडेट रहने वाले थे। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं धर्म से संबंधित। तो जो हमारे हिंदू धर्म था ये 79.8% था। ठीक है, 79.8% के साथ सबसे बड़ा धर्म हिंदू था। ठीक है, मुस्लिम हमारा था ये 14.2% के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे अल्पसंख्यक धर्म। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ईसाई 2.1 दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म था। ठीक है, ये मुस्लिम हमारा, और ये जो हमारा ईसाई धर्म था ये 2.3% दूसरा बड़ा अल्पसंख्यक धर्म था। ठीक है, सिख हमारा 1.7% था, और जो हमारा बौद्ध धर्म है ये 0.7% था। ठीक है, और जो जैन धर्म था हमारा ये 0.4% था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है
तो आप सभी को थैंक यू हमारी तरफ से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हमने बहुत मेहनत किया है तब आप सभी के बीच में वीडियो आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर नहीं लगी है तो वीडियो को लाइक मत करिएगा आप सभी। और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक आप लोग से हम लेते हैं विदाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई लाजवाब तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए।